हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि एक डायग्राम के थ्रू बताया कि बैक्टीरिया के बाहर की तरफ एक सेलुलर जो बैक्टीरिया के बाहर की तरफ एक कोशिकीय आवरण होता है, यानी सेलुलर कवरिंग होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यानी एक कोशिका की तरह ही बात कर रहे हैं हम। तो अब इसके अंदर जो सेलुलर कवरिंग है, कोशिकीय आवरण है, वो अलग अलग टाइप के हैं और साथ के अंदर अंदर जो कोशिका द्रव्य में भी बहुत सारी संरचनाएं हैं, वो डिफरेंट है एक नॉर्मल सेल से। तो हम यहाँ इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो अब स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बैक्टीरिया होता है उसके सबसे बाहर की तरफ जो है, ये आप कह सकते हैं कोशिकीय आवरण होता है, यानी सेलुलर कवरिंग होता है। और उसके अंदर है वो कोशिका द्रव्य होता है, यानी साइटोप्लाज्म होता है। तो जो कोशिकीय आवरण है वो तीन टाइप का है: ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, एंड सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो इस प्रकार से ये तीन टाइप की कवरिंग होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो कोशिकीय कवरिंग है, कोशिकीय आवरण है, यानी जो ग्लाइकोकेलिक्स है, जो सबसे बाहर वाला, वो सबसे बाहर वाला जो है दो प्रकार का होता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर तो ये संपुट बोलते हैं इसको, और कुछ बैक्टीरिया में इसको अवपंक परत, यानी कुछ बैक्टीरिया के अंदर इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसको इंग्लिश में कैप्सूल और अवपंक परत को स्लिम लेयर बोलते हैं। यानी संपुट और अवपंक परत ये दो प्रकार का हो सकता है, किसी में संपुट और किसी में अवपंक परत नाम से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो अवपंक परत है, अवपंक परत जो है, और जो ये आपका कैप्सूल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनके अंदर जो डिफरेंस की अगर बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो संपुट होता है, यानी जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल काफी मोटा होता है। यानी अगर आप बात करें तो ये क्या होता है, संपुट क्या होता है, मोटा होता है, यानी कैप्सूल मोटा होता है, वह हार्ड होता है। साथ में ये कोशिका झिल्ली के द्वारा सिक्रेटेड होता है, यानी कोशिका झिल्ली इसको बनाती है। और जिन बैक्टीरिया के ऊपर ये जो कैप्सूल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, संपुटीय जीवाणु बोलते हैं। और कैप्सूल ज्यादातर जो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उन पर होता है। कैप्सूल किस पे होता है, संपुटीय जीवाणु ज्यादातर कौन से होते हैं, जो पैथोजेनिक यानी जो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये कैप्सूल होता है। अब देखिए, कैप्सूल जिन पे होता है उनको एस प्रकार का बैक्टीरिया बोलते हैं। अब एस प्रकार का मतलब ये है कि साहब संपुट है, प्रेजेंट है, यानी कैप्सूल जो प्रेजेंट है तो उसकी वजह से वो स्मूथ हो जाता है, तो स्मूथ का एस आया है, तो एस टाइप के बैक्टीरिया बोलते हैं। और जिनमें ये एब्सेंट होता है उनको हम आर प्रकार के बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी आर टाइप बैक्टीरिया। तो प्रेजेंट है उनको एस टाइप और एब्सेंट है उनको आर टाइप बोलते हैं। अब ये जो संपुट है ये बैक्टीरिया को घातकता यानी वायरुलेंस ही प्रोवाइड करता है और साथ में कॉलोनी बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये संपुट का रोल है। लेकिन इसके अलावा भी संपुट वही काम करता है कि बैक्टीरिया मान लीजिए हमारे शरीर में चला गया तो हमारे शरीर में जो भक्षण कोशिकाएं जो फेगोसाइट्स हैं उसको नष्ट कर सकती हैं, उसको डैमेज कर सकती हैं। तो बैक्टीरिया एक तरीके से फेगोसाइट से भी, जो संपुट है, एक तरीके से फेगोसाइट से भी बैक्टीरिया को बचाती है और साथ में कॉलोनी में तो हेल्प कर ही रही है। और इसके अलावा जो पॉइजनस और जो जहरीले यानी जो विषाक्त और जो जहरीले पदार्थ हैं उनसे भी रक्षा करता है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो संपुट है वो बैक्टीरिया के लिए काफी बेनिफिशियल है, साथ में इस बैक्टीरिया की घातकता को भी एक तरीके से बढ़ाता है। अब दूसरी जो परत है वो अवपंक परत। अब अवपंक परत जिनमें होती है उनमें संपुट नहीं होता, यानी जिनमें संपुट नहीं होता उनमें अवपंक परत होती है। यानी कहने का मतलब ये एक तरीके से जो स्लिम लेयर है वो कुछ बैक्टीरिया में होती है और ये एक बहुत ही ढीला लूज कवरिंग है और काफी पतली होती है और चिपचिपी होती है, स्लिमी होती है। यानी कहने का मतलब ये कुछ अलग ही परत है जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर होती है, बाकी में संपुट होता है। तो ये बाह्य आवरण है, यानी एक आम कोशिका से अलग संरचना हो गई, वो हो गई ग्लाइकोकेलिक्स, जो सबसे बाहर की तरफ होती है। अब हम बात करते हैं कि जो आम कोशिका की तरह इसमें भी कोशिका भित्ति है, तो ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर की साइड में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है। तो ये जो कोशिका भित्ति है वैसे आमतौर पे पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपोपोलीसेकेराइड से बनी होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति में फर्क होता है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव की भित्ति जो मोटी होती है और एक सिंगल लेयर के एकल परत से बनी होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो भित्ति है वो दोहरी परत यानी डबल लेयर से बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव की भित्ति में मेन कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, साथ में वसा व टिकोइक अम्ल हो सकता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो दो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो दो परतों से बनी होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी जो परत है वो मोटी होती है और अंदर वाली पतली होती है। बाहरी वाली लिपोपोलीसेकेराइड से बनी होती है और अंदर वाली पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए,
इस कोशिका भित्ति को यानी बैक्टीरिया पे जो कोशिका भित्ति है, इसको हटाया जा सकता है। और कौन हटा सकता है? लाइसोजाइम हटा सकता है। यानी लाइसोजाइम के द्वारा इस कोशिका भित्ति को हटाया जा सकता है। और जब जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर लाइसोजाइम की क्रिया करेंगे, तो जब जीवाणु से कोशिका भित्ति हट जाएगी, तो उस जीवाणु को हम क्या बोलेंगे? एल फॉर्म या लिस्टर अवस्था बोलेंगे। लिस्टर वैज्ञानिक के नाम पे ये नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब कोशिका भित्ति जो है माइकोप्लाज्मा में होती ही नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी सभी बैक्टीरिया में पाई जाती है, बस माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। एक विशेष प्रकार का जीवाणु है, विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें कोशिका आवरण के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे अंदर की परत है। यानी सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, जैसे हमने देखा सबसे बाहर क्या था? ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है। और उसके अंदर क्या था? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। और फिर उसके अंदर क्या हो गया? कोशिका झिल्ली, जो सबसे आंतरिक है। और ये किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपोप्रोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेकिन यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या नहीं होता? कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको रिमेंबर रखना है। तो अब ये हमने देखा कि जो कोशिकीय आवरण है, यानी कोशिका, बैक्टीरियल कोशिका के बाहर जो सेलुलर कवरिंग्स हैं, वो 3 टाइप की होगी। सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स, जो 2 टाइप की हो सकती है, संपुट और अपंग परत। दूसरी बीच वाली होगी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। और तीसरी वाली होगी कोशिका झिल्ली यानी जो सबसे अंदर है, यानी सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से ये कोशिकीय कवरिंग्स है। अब ये कोशिकीय जो कवरिंग है फ्रेंड्स, ये बाहर की तरफ एक बाउंड्री बना रही है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बोले अंदर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, एक आम कोशिका की तरह। लेकिन इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीजें हैं? बोले देखो, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में वैसे कोशिकांग होने चाहिए, यानी और सेल ऑर्गेनेली होनी चाहिए। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या है? झिल्ली युक्त कोशिकांग होते ही नहीं। यानी सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको आना चाहिए। लेकिन फिर होता क्या है? ये नहीं होते। तो बोले झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और ऐसे ही आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, है ना, ये सब नहीं होते हैं। तो होता क्या है फिर? बोले एक तो मीजोसोम होता है। तो मीजोसोम की खोज जेम्स नाम के साइंटिस्ट ने की। और मीजोसोम होता रियल में क्या है? बोले ये कोशिका झिल्ली से ही बनता है। कोशिका झिल्ली हमने डायग्राम पढ़ा था बैक्टीरियल सेल का, तो उसमें बोले कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई थी, यानी अंतर्वलन हो गया था। तो ये मीजोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस पर क्या पाया जाता है? बोले इस मीजोसोम पर ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक श्वसन एंजाइम यानी ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, कोशिकीय श्वसन का काम करते हैं, ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके जैसा ये काम कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप कह सकते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लेकिन मीजोसोम होता है। तो मीजोसोम उसके जैसे ही काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही। इसलिए ये एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप संरचना है। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब चलते हैं कार्य पे यानी फंक्शन पे बात करते हैं। तो मीजोसोम के क्या फंक्शन है? बोले मीजोसोम का पहला फंक्शन तो है डीएनए का प्रतिकृतिकरण करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, डीएनए की कॉपी बनाना। ठीक है ना, तो उसमें हेल्प कर रहा है ये। और दूसरा काम है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो बैक्टीरिया में 2 काम कर रहा है, एक तो कोशिका विभाजन का और साथ में डीएनए रेप्लिकेशन का। तो इसमें ये हेल्प करता है। साथ में एक काम और कर रहा है, कोशिका भित्ति का सिक्रेशन कर रहा है। कोशिका भित्ति बाहर की तरफ बन रही है, तो मीजोसोम कुछ ऐसे पदार्थ बनाता है जिनसे कोशिका भित्ति बनती है। तो कोशिका भित्ति का सिक्रेशन भी कौन करता है? मीजोसोम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कोशिका श्वसन का कार्य करता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें एंजाइम्स हैं। हमने बोला ऑक्सीकारक और श्वसन एंजाइम्स है, इसलिए आप कह सकते हैं कोशिका भित्ति कोशिका श्वसन का भी ये काम करता है। तो देखिए, इस तरीके से आप कह सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, है ना, कोशिका भित्ति का यानी सेल वॉल का सिक्रेशन और कोशिका श्वसन, ये काम हो गए मीजोसोम के। तो ये कार्य आपको याद होने चाहिए, बिकॉज ये कार्य इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मीजोसोम अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया में होती है। और बैक्टीरिया में होने के कारण आपको यहाँ स्पेशली आपको इनके कार्य भी आपको ध्यान रखने हैं। बैक्टीरिया में के कोशिका द्रव्य में अब एक संरचना होती है संग्रहण कणिकाएं यानी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। यानी नाम से पता चल रहा है कुछ संग्रहित करती है, कुछ स्टोर करती है। तो क्या स्टोर करती है? बोले ग्लाइकोजन स्टोर करने वाली को तो ग्लाइकोजन कणिकाएं बोल देते हैं। और दूसरी नाम है वोल्यूटिन कणिकाएं। जो वोल्यूटिन कणिकाएं क्या स्टोर करती हैं? बोले इनमें आरएनए भरा होता है। और आरएनए किससे बना होता है? बोले नाइट्रोजन और फास्फोरस से। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं आरएनए के रूप में ये क्या भर के रखता है वोल्यूटिन कणिकाएं? बोले नाइट्रोजन और फास्फोरस के संग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्यूटिन कणिकाएं नेम आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स चलते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं होती हैं। यानी वैसे तो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस सब में नहीं होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है। तो कुछ जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं होती हैं। और कौन से जीवाणु होते हैं वो? बैंगनी व हरे गंधक जीवाणु।
यानी पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो उनके अंदर क्या होती हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं यानी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। सभी बैक्टीरिया में नहीं होती है, कुछ में होती है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो संरचनाएं हैं, वैसे हमारी जो पादप कोशिका उसमें तो क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वर्णकों का एक समूह होता है और समूह को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं क्या है, क्रोमेटोफोर है, और वो वर्णकों का यानी पिगमेंट्स का एक तरीके से ग्रुप है। अब ये वर्णक कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बोले जो बैंगनी जीवाणु होते हैं यानी जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी। तो देखिए यहाँ क्लोरोफिल तो प्लांट्स में होता है, लेकिन यहाँ आ रहा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल का मतलब एक ऐसा स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल है जो ओनली बैक्टीरिया में पाया जाता है, और स्पेशली जो सल्फर जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है उनके अंदर होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी। लेकिन जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होता है, और साथ में होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो डिफरेंट है, जिसका अनदर नाम है बैक्टीरियो विरिडीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हरे गंधक जीवाणु यानी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होता है और साथ में क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। तो ये जो पिगमेंट्स हैं इनके नाम आपको रिमेंबर रखना है। ये बैक्टीरिया के अंदर ये वर्णक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया में नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हैं पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर ही ये होते हैं। अब फ्रेंड्स बैक्टीरिया के अंदर आम कोशिका की तरह क्रोमेटिन पदार्थ भी होता है, यानी जो एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्रोमेटिन सब्सटेंस होता है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अन्य नाम है, नेमी केंद्र का बोलते हैं इसको, जिनोफोर भी बोलते हैं और आरंभिक केंद्र भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है इस केंद्र के अंदर। जैसे आपने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो उसमें बताया था मोनेरा के अंदर भाई की केंद्रिका भी नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं होती है। तो ऐसे केंद्रक को हम बोलते हैं केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या जिनोफोर बोलते हैं, या फिर आरंभिक केंद्रक यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इस केंद्रक के अंदर बोले क्या गुणसूत्र होता है, क्या क्रोमेटिन होता है, क्या बोले गुणसूत्र होता है, लेकिन कैसा गुणसूत्र होता है, कूट गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम कैसा होता है, फाल्स क्रोमोसोम यानी सूडो क्रोमोसोम होता है, और एकल ही होता है, एक ही होता है। तो बैक्टीरियल सेल में एक क्रोमोसोम होता है और वो भी कूट क्रोमोसोम होता है, कूट गुणसूत्र होता है। और इस गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा है, बोले दो सूत्रों वाला होता है और वर्ताकार होता है और नग्न डीएनए होता है। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर आपने ये देखा कि जो डीएनए है वो कैसा है, वो डीएनए बोले द्विसूत्रीय है। तो आमतौर पे हमारी कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है कुछ इस तरीके का होता है, देखो ये एक सूत्र, ये दूसरा सूत्र, इस तरीके से होता है। तो ये हमारी कोशिकाओं में यानी यूकेरियोटिक सेल के अंदर इस तरीके का डीएनए होता है, द्विसूत्रीय है। यहाँ पर भी द्विसूत्रीय है, लेकिन ये लीनियर है, रेखिक है ना, यहाँ पर वर्ताकार नहीं है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, बैक्टीरिया क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो इस तरीके का होता है, यानी एक सूत्र, और दूसरा सूत्र भी इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे इसके चारों ऐसे लिपटा रहता है। तो इसका मतलब दो सूत्र हो गए, वो दोनों सूत्रों के सिरे आपस में जुड़ गए। अब यहाँ वृत्त जैसी संरचना नहीं है, लेकिन इसको वर्ताकार बोलेंगे क्योंकि दोनों सिरे जुड़ गए हैं, तो ये वर्ताकार होता है। और साथ में यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, बोले साथ में ये क्या होता है, बोले नग्न डीएनए होता है। नग्न डीएनए का मतलब इस डीएनए के अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो बैक्टीरियल डीएनए में स्टोन प्रोटीन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसी वजह से इसको नग्न डीएनए यानी नेकेड डीएनए बोलते हैं। तो बैक्टीरियल डीएनए का जो फीचर्स हैं स्पेशली ध्यान रखना है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में ध्यान रखना है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, कूट गुणसूत्र होते हैं यानी सूडो क्रोमोसोम होता है, और द्विसूत्री वर्ताकार और नग्न डीएनए इसमें पाया जाता है। अब फ्रेंड्स जो राइबोसोम है ये भी होता है, देखो सभी कोशिकांग नहीं होती, झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, लेकिन राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल ही है, यानी झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो ये होता है, और ये भी दो प्रकार का होता है, 17S और 80S प्रकार का। तो 17S वाला जो होता है वो होता है इस बैक्टीरिया के अंदर, 80S वाला नहीं होता। और इस 17S की दो उप इकाइयां होती है, दो सब यूनिट होती है, 50S और 30S। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है। अब ये राइबोसोम के बारे में जब कोशिका पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड नाम से एक और संरचना है, और ये प्लाज्मिड शब्द जो है लेडरबर्ग ने दिया था, और वास्तव में प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक डीएनए है। क्या है प्लाज्मिड, एक डीएनए है। और डीएनए आप कह सकते हैं वैसे तो हमने अभी पढ़ा था कि गुणसूत्र के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, गुणसूत्र के अलावा डीएनए है जो कोशिका द्रव्य में रहता है। तो अब कह सकते हैं प्लाज्मिड एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये आपको फ्रेंड्स रिमेंबर रखना है। क्लियर, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और ये डीएनए भी द्विसूत्रीय व वर्ताकार होता है, यानी डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है, ठीक है ना। यानी मेन डीएनए की तरह ये भी द्विसूत्रीय और वर्ताकार है, ये भी रेखिक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, प्लाज्मिड दो टाइप का होता है, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का मतलब है एफ फॉर फर्टिलिटी फैक्टर एंड आर फॉर रेजिस्टेंस। यानी इस प्लाज्मिड के अंदर, यानी इस डीएनए में कुछ ऐसे जीन हैं जो इसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उर्वरकता प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको उर्वरकता कारक या फर्टिलिटी कारक बोलते हैं।
है ना। और इस प्लाज्मिड की वजह से, इस प्लाज्मिड में जो जीन है जो फर्टिलिटी कारक है, उसकी वजह से बैक्टीरिया एक कॉन्जुगेशन ट्यूब, एक संयुग्मन नलिका बना सकता है। और इस कारक के प्रेजेंट होने से इसको एफ पॉजिटिव, और आप कह सकते हैं ये संयुग्मन नलिका के माध्यम से दूसरे बैक्टीरिया को अपना आनुवंशिक पदार्थ दे सकता है, जेनेटिक मटेरियल उसको प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए इसको डोनर यानी दाता या नर जीवाणु बोलते हैं। तो जिनमें एफ प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में होता है उसको एफ पॉजिटिव या डोनर या फिर नर जीवाणु यानी मेल बैक्टीरिया बोल सकते हैं। हालांकि मेल फीमेल यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ संयुग्मन नलिका यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने की कैपेसिटी के कारण इसको नर जीवाणु बोलते हैं। और जिनमें अनुपस्थित होता है उसको एफ नेगेटिव, है ना। और या फिर इसको ग्राही यानी रिसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दूसरे का, ये संयुग्मन नलिका नहीं बना सकता, दूसरे बैक्टीरिया से आप कह सकते हैं ये डीएनए ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको मादा जीवाणु बोलते हैं। अब आर प्लाज्मिड है, ये भी एक डीएनए है। इस डीएनए पे कुछ रेजिस्टेंस के जीन है, यानी आर का मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के जीन है। तो रेजिस्टेंस के जीन क्या करेंगे, बोले एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध बना देंगे। यानी अगर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से मारना है तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्लाज्मिड है वो कुछ रेजिस्टेंट क्रिएट करेगा और एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। तो आर प्लाज्मिड है वो रेजिस्टेंस के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो चीजें पढ़ी बैक्टीरिया के बारे में, चाहे उसकी कवरिंग्स के बारे में पढ़ा, तो कवरिंग के बारे में स्पेशली ग्लाइकोकेलिक्स को स्पेशली ध्यान रखना है कि ग्लाइकोकेलिक्स दो टाइप का है, कैप्सूल एंड स्लिम लेयर, यानी संपुट और अपंग परत, उनके बारे में ध्यान रखना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैसी होती है, यानी सेल वॉल कैसी होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इसके अंदर और कौन कौन सी कोशिका द्रव्य में संरचनाएं होती है, तो हमने यहाँ पढ़ा था मीजोसोम। तो मीजोसोम के बारे में स्पेशली ध्यान रखना है, मीजोसोम के फंक्शन आपको याद रखने हैं, वोलुटिन कणिकाओं के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं कुछ जीवाणु में होती हैं और उनको क्रोमेटोफोर बोलते हैं। कौन कौन सी पिगमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोइड का बेसिक मीनिंग क्या है और किस टाइप का क्रोमोसोम बैक्टीरिया में होता है, किस टाइप का डीएनए होता है उसमें, है ना। राइबोसोम कौन से टाइप का होता है, प्लाज्मिड वास्तव में रियल में क्या है और दो टाइप का प्लाज्मिड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से हमें ये बैक्टीरिया के बारे में ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और आपको यहाँ पर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। साथ में जिन्होंने बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर रीट के लिए, और क्योंकि रीट में बैक्टीरिया को दे रखा है, और आप नीट के लिए तो है ही, और 11th क्लास के लिए तो बहुत ही है, पूरी पूरी कंसेप्ट की क्लास है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरिया की संरचना के बाद में, अगले जो बैक्टीरिया की कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।